नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूं और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का टॉपिक है, गैर पारंपरिक टाइप का टॉपिक है। मुझसे कई बार मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, कई बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपने कई बार वास्तु के ऊपर काफ़ी कुछ हमें बताया है, उसके बारे में हम और भी कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं आज उसके ऊपर आपसे थोड़ी सी बातचीत करूँगा। असल में आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ उसमें मैं सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा फॉर्म आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं आज सिविल इंजीनियरिंग के एक ऐसे आयाम के बारे में आपको बताने वाला हूँ, आपको उससे परिचित करवाने वाला हूँ जो जनरली हम इंजीनियर से अनछुआ रहता है और हम उसे एक अलग स्ट्रीम मान के चलते हैं या फिर हम उसे एक अलग ब्रांच मान के चलते हैं। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र के बारे में अगर हम देखें तो सिविल इंजीनियरिंग से इसका बहुत गहरा नाता है। और अगर हम हिस्ट्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को देखते हैं, जैसे कि अगर आप मेसोपोटामिया के जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पिरामिड्स बने हुए हैं, या फिर हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जाकर के देखते हैं तो वहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें भी मिले हैं, या फिर आप इंडिया के अंदर जितने भी पुराने फोर्ट्स हैं, जितने भी पुराने किले हैं, आप वहाँ पर जाकर के देखें तो उन स्ट्रक्चर्स को देखने में एक बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है कि उस समय के जो इंजीनियर्स थे, द ग्रेट सिविल इंजीनियर्स, उनको वास्तु का बड़ा गहरा नॉलेज था और वो वास्तु की उस नॉलेज से एनर्जी के बैलेंस को इस तरीके से कंट्रोल करके रखते थे, विंड के फ्लो को इस तरीके से यूज़ करते थे, टेम्परेचर के वेरिएशन को इस तरीके से उपयोग करते थे कि आप आज किसी भी पुराने किले के अंदर जाइए, आपको उन किले के बड़े बड़े कमरों के अंदर एक अलग ही ठंडक का एहसास होगा। आपको वहाँ पर टेम्परेचर का एक अलग ही पैरामीटर देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको टेम्परेचर का एक अलग ही पैमाना देखने को मिलेगा। आप वहाँ पर अगर गर्मी के दिनों में भी जाएंगे तो आपको एकदम ठंडक जैसी लगेगी। अगर आप उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में हर एक एलिमेंट को, हर एक कंपोनेंट को अपनी जगह पर रखने का कुछ लॉजिक होता है। अब वे सभी जो इंजीनियर्स थे पुराने, उन्हें इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता था, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती। असल में हम बात करते हैं रिसेंट ट्रेंड्स के ऊपर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप किसी चीज़ के बेस में नहीं जाएंगे, जब तक आप किसी चीज़ के रूट्स को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपको उसके अंदर कभी भी इंटरेस्ट नहीं आ सकता। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हम सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करें, हम सिविल इंजीनियरिंग को किस व्यू से देखें, हमारा विजन क्या होना चाहिए कि हम उसके अंदर इंटरेस्ट लेकर के आएँ। देखिए, अगर आपको विजन ढूंढना पड़ रहा है ना सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लेकर के आने के लिए, तो आपको इंटरेस्ट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्रांच इतनी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए कि एक जन्म तो क्या, अगर आप कई जन्म ले लेंगे और उसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तब भी आप इस पूरी सिविल इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप इस पूरी सिविल इंजीनियरिंग को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो आज मैं आपको थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग की जो हिस्ट्री है उससे थोड़ा सा परिचित करवाऊंगा और इसका एक जो अनदेखा रूप है, अनदेखा पहलू है वास्तुशास्त्र, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मैंने अपने करियर में अपने विद्यार्थियों के जीवन में बहुत से चमत्कार होते हुए देखे हैं। सिर्फ छोटी छोटी वास्तुशास्त्र की टिप्स मैंने उन्हें दी या फिर मैंने उनको थोड़ा सा अवेयर किया, उनके जीवन में जो चीज़ें चल रही थी वहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करी, एनर्जी का थोड़ा सा संतुलन बनाने की कोशिश करी और उनके जीवन में चमत्कारिक लाभ उन्हें मिले। और बहुत ऐसे बच्चे जो नॉर्मल थे, जो बहुत अच्छा परफॉर्म अपनी कॉलेज में, स्कूल में नहीं किए थे, वो बहुत अच्छी रैंक ला करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेलेक्ट हुए। खैर, आज मैं आपको उतनी डिटेल में तो हम लोग इस वीडियो के अंदर नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैं आपको आज इसका रूट बताता हूँ, मैं आपको इसका एक बेसिक बताता हूँ कि आखिर वास्तुशास्त्र काम कैसे करता है। वास्तुशास्त्र, पहली बात तो एक कोई तंत्र मंत्र ज्ञान नहीं होता, इसके अंदर ना तो कोई अंधविश्वास जुड़ा हुआ है और ना ही इसके अंदर कुछ भी एक ऐसी बात है जिस पर हम भरोसा ना कर सकें या फिर हमें उसका लॉजिक पता ना हो। वास्तुशास्त्र एक साइंटिफिक थ्योरी है, इवन मैं तो ये कहता हूँ कि ये अपने आप में एक पूरा का पूरा साइंस है, पूरा का पूरा विज्ञान है, जहाँ हर चीज़ का लॉजिक है, जहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो किसी भी अंधविश्वास से निकल करके आती है या फिर वो चीज़ किसी भी ऐसी थ्योरी से निकल के आती है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें उसके बारे में कुछ भी लॉजिक पता नहीं होता। तो वास्तुशास्त्र के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, लोग इसके बारे में तरह तरह की थ्योरीज बना लेते हैं, जैसे कि वास्तुशास्त्र को वास्तुशास्त्र क्यों कहते हैं, इसका जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में एक थ्योरी
प्रचलित है, मैं आप लोगों को उसको सुनाता हूँ, हो सकता है आप लोगों ने कहीं पढ़ी भी हो। वास्तुशास्त्र के बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर जब कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो एक दिन उनको पसीना आया और उनके पसीने की एक बूंद नीचे गिरी। अब क्योंकि पसीने को वास्तु भी बोलते हैं, तो जो पर्टिकुलर बूंद थी जब वो नीचे गिरी तो उससे एक दैत्य, एक राक्षस जन्मा, और क्योंकि वो पसीने से जन्मा था भगवान शंकर के, इसलिए उसका नाम पड़ा वास्तु पुरुष। अब वो वास्तु पुरुष क्योंकि भगवान शंकर का एक अंश था तो उसमें बहुत ताकत थी, तो उसने धरती पर सबको परेशान करना चालू कर दिया, सबको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगीं, उससे परेशानियां होने लगीं। तो सब लोग भगवान शंकर के पास गए कि हे प्रभु, ये क्या हो गया, आपने आपके पसीने से एक दैत्य ने जन्म लिया और वो इस तरह से धरती पर उसने प्रलय ला दिया है और सब लोग बहुत परेशान हैं। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर धरती पर आए और उन्होंने उस राक्षस को, उस दैत्य को एक वर्गाकार गड्ढा खोद करके और उसके अंदर उन्होंने उसको रख दिया। अब आपने एक इमेज देखी होगी जो जनरली आपको दिखती होगी, कई लोगों को इससे बड़ा डर लगता है कि लोग लगता है कि यार ये तंत्र मंत्र से संबंधित है या फिर ये कोई तांत्रिक सिद्धियों से संबंधित है। आपको यहाँ पर ये जो एक आकृति दिख रही है, ये आकृति कुछ भी नहीं है, वास्तु पुरुष है, और ये एक वर्गाकार जमीन के टुकड़े के अंदर इस तरह से फंसा हुआ है, और इसके अंग जहाँ जहाँ जिस तरीके से रखे हुए हैं हम उसी तरह से एक घर को देखते हैं, हम उसी तरह से एक प्लॉट को देखते हैं। तो खैर ये तो एक कहानी है, मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। वास्तुशास्त्र मेनली 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है। जो पहली चीज़ है वो है मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। देखिए क्या होता है, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर कुछ ना कुछ आयरन का थोड़ा सा अंश मौजूद है। आयरन एलिमेंट हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर है। तो जब हम इस अर्थ पर रहते हैं और इस अर्थ में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फोर्स की लाइंस चलती हैं, तो वो हमारे ब्लड को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं। अब हम अपना मुंह कहाँ रखते हैं, हम किस तरफ देखते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हमारे सोने की डायरेक्शन क्या होती है, हमारे पढ़ने की डायरेक्शन क्या होती है, और उस समय वो मैग्नेटिक फोर्स की लाइन हमें कहाँ से क्रॉस कर रही होती है और हमारे ब्लड को किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही होती है, ये हमें बहुत इफेक्ट करता है। इवन मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम इस छोटी सी थ्योरी को समझ लें मैग्नेटिज्म की, और अपने पढ़ने की डायरेक्शन को बहुत अच्छा कर लें, सोने की डायरेक्शन को बहुत अच्छा कर लें, तो हमारे जीवन में चमत्कारी लाभ हो सकते हैं। हम मतलब अपनी पूरी की पूरी कैपेबिलिटीज़ को एकदम बदल सकते हैं। हम बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वर्क कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है हवा, विंड। विंड का जो डायरेक्शन होता है वो भी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वो किस तरह की एनर्जी को फ्लो करके हमारे पास तक ला रहा है और किस तरह की एनर्जी को हमारे पास से ले करके जा रहा है। देखिए, आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर ऐसी जगह पर जाके खड़े हुए जहाँ की हवा बहुत प्रदूषित है, तो आपको थोड़ी देर के अंदर बहुत बेकार लगने लगेगा, आपको थोड़ी देर के अंदर चक्कर आने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी। और वहीं आप एक ऐसी एयर में जाके खड़े हुई है जो एकदम साफ़ है, एकदम स्वच्छ है, जैसे आप किसी जंगल में जाते हैं या फिर किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है। तो एयर की डायरेक्शन कहाँ से आ रही है और वो एयर अपने साथ किन एलिमेंट्स को लेकर के आ रही है, इससे हमारे जीवन पर बहुत फर्क पड़ता है। जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है टेम्परेचर का वेरिएशन। अर्थ के अंदर टेम्परेचर किस तरीके से वेरी हो रहा है और उसकी सरफेस के ऊपर टेम्परेचर का वेरिएशन किस तरीके से चल रहा है, ये चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि टेम्परेचर का हमारी बॉडी पर सीधे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब भी हमें वो समझ में आता है, टेम्परेचर कम होता है तब भी वो हमें समझ में आता है। तो ये टोटल 3 चीज़ें हैं, मैं मेजर फॉर्म आपको बता रहा हूँ। मेजरली ये टोटल 3 चीज़ें हैं जिस पर वास्तु डिपेंड करता है, जिसके अकॉर्डिंग वास्तुशास्त्र चलता है। अब एक जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, इसमें एक पर्टिकुलर प्लॉट लिया हुआ है और इस पर्टिकुलर प्लॉट में अलग अलग डायरेक्शंस देखी गई हैं। अब जनरली अगर बच्चों से बात करते हैं कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं, तो बच्चे बोलते हैं सर 4 डायरेक्शंस होती हैं। ऐसा नहीं है, डायरेक्शंस टोटल 10 होती हैं, 4 नहीं होती। एक आप जहाँ खड़े हुए हैं, जिस भी पट्टे जगह खड़े हुए हैं, जब आप ऊपर को देखते हैं तो एक डायरेक्शन होती है जिसे हम ऊर्ध्व डायरेक्शन बोलते हैं, ऊपर की साइड। एक नीचे की तरफ होती है जिसे हम निम्न बोलते हैं ना, निम्न दिशा। उसके बाद अगर इस फिगर के अंदर हम देखते हैं तो ऊपर को उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो पूर्व दिशा होती है जिसे हम ईस्ट बोलते हैं। यहाँ देखते हैं तो ये साउथ होता है जिसे हम दक्षिण बोलते हैं, और ये हमारा वेस्ट होता है जिसे हम पश्चिम बोलते हैं। उसके बाद 4 दिशाएं और होती हैं और वो 4 कॉर्नर्स में होती हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ईशान कोण। उसके बाद अगर हम ईस्ट और साउथ के बीच में देखते हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है जिसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं। उसके बाद अगर हम साउथ और वेस्ट के बीच में देखते हैं तो वहाँ पर नैऋत्य कोण आता है। और उसके बाद अगर हम लास्ट में पश्चिम और उत्तर के बीच में देखते हैं तो वहाँ पर वायव्य कोण आता है। तो ये टोटल 10 दिशाएं होती हैं। इन 10 दिशाओं के अपने तत्व होते हैं, इनके अपने देवता होते हैं और
अपने इनके दिक्पाल होते हैं। अब फिर एक थ्योरी आती है कि सर ये चीज़ें तो फिर वही चीज़ें आ गई कि एकदम अंधविश्वास यहाँ पर आके जोड़ दिया आपने, अल्टीमेटली देवताओं को आप बीच में ले आए, दिक्पालों को बीच में ले आए। तो ऐसा नहीं है। असल में मैंने जो आपको 3 चीज़ें बताई, उन 3 चीज़ों का इन्फ्लुएंस कैसा पड़ रहा है, तो हमने उनका एक प्रतीक मान लिया। जैसे कि हम अगर देखते हैं कि अगर हम उत्तर दिशा की बात करते हैं तो उत्तर दिशा के अंदर हम ये कह के चलते हैं कि यहाँ के देवता कुबेर हैं। अगर सिमिलरली अगर हम ईशान कोण देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ के देवता शिव हैं। और अगर हम आग्नेय कोण देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ के देवता अग्नि हैं। सिमिलरली अगर हम साउथ को देखते हैं तो वहाँ के देवता यम हैं। इस तरह से ये पूरी दिशाएँ चलती हैं। अब ये कोई अंधविश्वास नहीं है ना, सिर्फ ये एनर्जी के बैलेंस का ही खेल है। मतलब एनर्जी कहाँ पर पॉजिटिव हो रही है और एनर्जी कहाँ पर नेगेटिव हो रही है, तो हमने उसका एक प्रतीक दे दिया और उस प्रतीक को कुछ नाम दे दिया। इफ दैट क्लियर और नॉट। और इसके पीछे सिर्फ एक साइंस है, इसके पीछे कोई भी ऐसा अंधविश्वास या फिर कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं जुड़ी हुई है कि उसके ऊपर हम उसका लॉजिक ना ढूंढ सकें और कुछ भी बिना सिर पैर की कहानी हो, ऐसी कोई चीज़ वास्तु शास्त्र के अंदर नहीं होती। तो ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन था और मैंने आप लोगों को वास्तु का एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया। वास्तु बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत ही ज़्यादा गहरी चीज़ है। और एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि इट्स नॉट अ गेम, है ना। इसके साथ कभी खेलिएगा मत, अपने आप में कभी भी वास्तुविद मत बनिएगा। इसके लिए बहुत गहरी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। पहले चीज़ों को समझिए, अपने मन में एक इंटरेस्ट ला के देखिए। मेरे गुरुजी हमेशा मुझसे बोलते थे कि अगर आपको वास्तुशास्त्र सीखना है तो उसमें आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रकृति की इच्छा होनी चाहिए। वो ये देखती है कि आप एनर्जी के बैलेंस को फील कर सकते हैं कि नहीं, आप एनर्जी को समझ सकते हैं कि नहीं, उसके बाद ही आप एक वास्तुविद बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़िए, इनकी स्टडी कीजिए और उसको अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने कैरियर के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप अपने कैरियर को कितना आगे लेकर के जा पाएंगे। क्योंकि जब सिविल इंजीनियरिंग और वास्तु एक दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं तो एक बड़ा ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि हमें जब भी कभी हम काम करते हैं, जब भी कभी हम ड्राइंग बनाते हैं, जब भी कभी हम कोई प्लानिंग करते हैं, तो उसके अंदर हम पूरे घर का या एक कॉम्प्लेक्स का या फिर एक पर्टिकुलर सोसाइटी का पूरा एक मैप तैयार करते हैं और उस पर केवल हमारा अधिकार होता है। आप सोचिए, अगर आपको वास्तु का अच्छा नॉलेज है, आप एनर्जी को उसके बैलेंस को समझ करके आप उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के या उस पर्टिकुलर घर के कंपोनेंट्स को डिसाइड करेंगे तो वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। और आपके खुद के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो आप खुद के साथ भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सा चेंज अपने जीवन में देख पाएंगे। तो पढ़ते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे हम लोग और भी कुछ वीडियोस में वास्तुशास्त्र के बारे में बात करें और मैं कुछ आपको टिप्स इसके बारे में दूँ। तो अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो प्लीज़ नीचे वाले बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।